साइंस गैलेक्सी ऑफिशियल के मंच पर एक बार नया आप सबका स्वागत है। यूपी टीजीटी में जो जीएस का सिलेबस पूछा जाएगा उसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे और इस भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम बात करेंगे जो आज़ादी से पूर्व के जो भारत की स्थिति है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस विशिष्ट वर्ष में की गई थी? तो वास्तव में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था इसमें उसी वर्ष नहीं हो पाया था, न्यायालय की स्थापना उसी वर्ष नहीं हो पाई थी और उसके एक वर्ष बाद यानी 1774 में इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए इसका जो डी पार्ट है 1813 ये सब लिखे हुए हैं, इसमें डी पार्ट 1774 है वो इसका सही उत्तर रहेगा, यानी एक वर्ष बाद। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 1774। 1774 इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने कंपनी पर नियंत्रण के लिए किस निकाय की स्थापना की थी? तो इसमें जो निकाय था वो था नियंत्रण परिषद, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो इस परिषद की स्थापना यानी निकाय की स्थापना की गई थी, नियंत्रण परिषद की। तो इसका सी सही उत्तर रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी के भी कारण स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप चाहें तो इनको आप नोट कर सकते हैं। इनका अपने आप नोट्स बनाने में इन चीजों को आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर मिलता है उसी की हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं कि इस निकाय की स्थापना से कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के निरीक्षण और नियंत्रण में जो है मदद मिली थी, यानी उसी के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः जो है चाय और चीनी होना चाहिए, चीनी के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। इस अधिनियम ने कंपनी के सभी व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर उसे केवल एक प्रशासनिक निकाय बना दिया था। तो ये इसका सही उत्तर रहा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट की कौन सी विशिष्ट धारा भारतीयों को कंपनी के अधीन पद प्राप्त करने के लिए धर्म या जन्मस्थान के आधार पर अयोग्य न मानने का प्रावधान करती थी? 1833 के चार्टर एक्ट की ऐसी कौन सी विशिष्ट धारा थी जो भारतीयों को कंपनी के अधीन पद प्राप्त करने के लिए, उसके लिए कोई ऐसा नहीं था कि हाँ आप किस जात से हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है, इसके लिए अयोग्य नहीं माना गया, और वो थी धारा 87। तो धारा 87 इसका राइट आंसर है, धारा 87। अगला क्वेश्चन है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने के लिए कितने दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य था? तो यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए पूर्व सूचना देना होता था कम से कम 6 दिन पूर्व। तो यहाँ पर 6 दिन इसका सही उत्तर रहेगा, यानी डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा, डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। अधिनियम के तहत सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक बनाया गया था। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में स्थापित द्विसदनीय व्यवस्था
द्विसदनीय विधायिका को निचले सदन को क्या कहा जाता था? तो उसको केंद्रीय विधानसभा कहते थे। केंद्रीय विधानसभा इसका सही उत्तर है। 1919 के अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था में निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा का नाम दिया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा परीक्षा पहली बार इलाहाबाद में किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो भारत में पहली बार सिविल सेवा का आयोजन किया गया था 1922 में। कब किया गया था? 1922 में। तो 1922 इसका सही उत्तर है। 1922 इसका सही उत्तर है। ठीक है, बाकी के भी पार्ट्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्विज के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए। अगला, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मॉडल की स्थापना किस अधिनियम की उद्घोषणा के माध्यम से की गई थी? तो ये अधिनियम था 1935 में पारित हुआ था। 1935 में नहीं, 120 सदस्यों वाले चैम्बर में प्रिंसेस ऑफ इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। 1919 इसका राइट आंसर होगा। किंग जॉर्ज प्रथम की उद्घोषणा के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 जो कि ऐतिहासिक रूप से किस अधिनियम की धारा 42 और 43 से संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका सही उत्तर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें सर मॉरिस वेयर इसके प्रथम न्यायाधीश थे, इसलिए इसका सी पार्ट सही आंसर रहेगा, सर मॉरिस वेयर। जबकि सर एलिजा एम्पे कोलकाता में स्थापित पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, और लेमेस्टर जो है 1774 के सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक थे। जे.एच. कन्या स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये सब इसके शेष पार्ट्स हैं, तो आप इनको भी नोट्स बनाते समय आप इनको भी नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा राज्यों यानी जिनको प्रांत कहा जाता था पहले में किस शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्र में लागू करने का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पर था डायरची सिस्टम यानी द्वैत शासन को समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसका सही उत्तर रहेगा द्वैत शासन। अगला क्वेश्चन, है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। ये इसका सही उत्तर रहेगा, तो इसका सी पार्ट रहेगा सही आंसर। बाकी ब्रिटिश संसद के पास क्या था, संघीय व्यवस्थापिका के पास क्या था, ये भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, एक एक की व्याख्या अगर मैं करूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चंस कम हो पाएंगे, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर की व्याख्या करने का ही। अगला है कि किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा को भारत से अलग करने की प्रक्रिया चालू हुई थी? ये था 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में बर्मा को भारत से अलग करने की प्रक्रिया चालू हुई थी और 2 वर्ष बाद यानी 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट,
अगला है 1935 के अधिनियम की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किन तीन सूचियों में कहता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में। संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में इसका विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम में इनमें से किसका उल्लेख नहीं था जबकि वह आधुनिक लोकतंत्र का आधार है? तो 1935 के अधिनियम में किसी लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था, बाकी चीजें तो थी, लेकिन हमारा वास्तव में भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसका उल्लेख उस समय नहीं था 1935 के अधिनियम में, जो इसका सही उत्तर यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से किन व्यक्तियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी? 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें केवल ब्रिटिश मिशनरियों को ही व्यापार करने की अनुमति प्रदान थी, उसमें कार्य करने की अनुमति प्रदान थी, इसलिए इसमें ब्रिटिश यानी इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति प्रदान थी। यह इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1941 तक भारतीय सिविल सेवा, जिसको आईसीएस कहते थे पहले, में भारतीयों की स्थिति के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था? तो इस समय तक भारतीयों का प्रतिशत जो है वो यूरोपियों से ज्यादा हो गया था, ज्यादातर भारतीय सिलेक्ट किए जाते थे और लगभग 70% तक संख्या भारतीयों की हुआ करती थी। अगला, 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई थी? तो ये तारीख थी 23 दिसंबर 1919। 23 दिसंबर 1919 को यह स्वीकृति प्रदान की गई थी। किंग जॉर्ज प्रथम थे उस समय, किंग जॉर्ज प्रथम ने फिफ्थ। 1935 के अधिनियम के संघीय भाग के लागू न हो पाने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि उस समय देशी जो रियासतें थी वो प्रस्तावित संघ में शामिल नहीं हुई थी, इसीलिए इसको लागू नहीं किया गया था, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? फिट्स इंडिया एक्ट 1784, या भारत परिषद अधिनियम 1861, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर चार्टर एक्ट 1833? तो इसका सही उत्तर रहेगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई थी, तो इसका सही उत्तर रहेगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। बाकी के बारे में यहाँ पर भी स्पष्ट लिख करके आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने वायसराय को किस स्थिति में परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया था? तो ये था कि अगर कोई आपातकाल की स्थिति आती है तो उसमें ऐसी शक्ति प्रदान करने की अनुमति दी गई थी, अध्यादेश जारी कर सकता था, तो आपातकाल की स्थिति में ऐसा होता था। और अध्यादेश कितने समय के लिए लागू कर सकता था? वो 6 माह की अवधि के लिए अध्यादेश लागू कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 के अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट के संदर्भ में कौन सी शक्ति प्रदान नहीं थी, उस समय प्राप्त नहीं थी? तो वो था कि बजट पर जो है आप
मतदान नहीं कर सकते थे उस समय। बजट पर मतदान करने का अधिकार उस समय प्राप्त नहीं था। बाकी प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, 6 दिन पहले अनुमति लेना होता था। तो इस पर बजट पर मतदान न करने का अधिकार था उस समय। फिर अगला क्वेश्चन, 1774 में कोलकाता में स्थापित न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 और न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। तो फिर यहाँ पर बी पार्ट इसका राइट आंसर बनेगा। बी पार्ट इसका राइट आंसर बनेगा। अगला है, 1919 के अधिनियम के तहत गठित राज्य परिषद का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? तो ये भी आजकल की तरीके से 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। राज्य परिषद का जो गठन होता था वो 5 वर्ष के लिए किया जाता था। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। सी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की किस अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो संघ एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण जो है वो 7वीं अनुसूची में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए पार्ट इसका सही आंसर रहेगा, 7वीं अनुसूची। ठीक, यह वह अनुसूची जिसमें संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया था। देखते हैं अब आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, और वो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत शासन अधिनियम के बारे में कौन सा इसमें सत्य है? तो ये इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया, इसने रियासतों को अनिवार्य रूप से भारत संघ में मिला लिया, इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, और यह भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचा का प्रमुख स्रोत है। हालांकि स्वतंत्रता का मार्ग तो प्रशस्त हो ही रहा था धीरे धीरे करके, लेकिन जो इसकी मुख्य बात थी वो था भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का प्रमुख स्रोत था। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का प्रमुख स्रोत था। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत सी चीजें यहीं से ली गई हैं, 1935 अधिनियम से ही ज्यादा से ज्यादा चीजें ली गई हैं। ये रहा आज का जो क्वेश्चंस हैं राज्य व्यवस्था पर आधारित, और अगले पार्ट में हम इसी के आगे की कड़ी में हम अन्य चीजों को शामिल करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आप किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें और इंक्लूड अपने विचार भी रखिए। मेरा प्रयास रहेगा कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको आप तक प्रस्तुत करूं, आप तक लाऊं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। साइंस गैलेक्सी ऑफिशियल चैनल का नाम है। यहाँ पर आपको टीजीटी साइंस का संपूर्ण सिलेबस और जीएस का भी सिलेबस यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।